ये तर्क तो हेमंत सोरेन भी देते हैं, तो आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी क्या मानते हैं? हमने तर्क तो हेमंत सोरेन दिए थे विधानसभा के। हमने भी तो कहा था कि हेमंत सोरेन एज ए विचारों से उनसे असहमत होंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से हम बिल्कुल हेमंत का समर्थन करते हैं कि इनके साथ गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। आपके समर्थक जब कोई आपके, क्योंकि हर कोई तो आपका समर्थक हो नहीं सकता है, लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है या थोड़ा बहुत ऐसा भी अखलाक वाला एक मसला है, आपके समर्थक बहुत उग्र हो जाते हैं, फेसबुक पर भी उग्र हो जाते हैं बाकायदा, और उनकी भाषा और बाकी सब चीज़ों का वो बहुत बुरा हो जाता है। आपको लगता है कि आदिवासी, कुर्मी, मतलब जो भी जितने लोग हैं बिल्कुल गिरिडीह के, जो मतलब मुद्दों कितना देखते हैं अंतर वोट का? अगर जीत मान रहे हैं, देखिए ज़्यादा मान रहे हैं, हवा हवाई नहीं कहेंगे, यथार्थ को जीने वाले नौजवान हैं, तो हमको लगता है कि 70-80 हज़ार से लेकर 1,20,000 के आसपास का अंतर देखते हैं। कंगना रनौत को क्या है तिरदना, उनके पास कोनो माने आइडियाज़ है ना, कोनो बुद्धि विवेक है, कुछ भी बक देती। एक बड़ा सवाल बीजेपी ने अभी जो अपना मैनिफेस्टो लाया है, उसमें दो जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो यूसीसी है, दूसरा एनआरसी है, और एक उसमें यह है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे अगर हम दोबारा सत्ता में आए। इन तीनों पर जयराम का क्या स्टैंड है? देखिए बाकी दोनों का तो अध्ययन हम नहीं किए हैं, लेकिन जब एक देश एक चुनाव की बात आएगी तो उसमें थोड़ा सा देखिए राज्य की विविधताएं हैं। झारखंड का जो राज्य स्थानीय विषय है वो अलग होता है, बिहार का जो लोकल मुद्दा होता है राज्य का वो अलग होता है। भारत समेत झारखंड में भी लोकसभा का चुनाव है, और इस पर बहुत जानकारी आपको भी है, जितनी जानकारी मुझे उतनी जानकारी आपको है। झारखंड में 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है। 13 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के पास है और एक आजसू के पास। इंडिया गठबंधन का लगभग तय हो चुका है सब कुछ, कुछ सीटें बाकी हैं। ये लोग अपना गठबंधन चल रहा है, लेकिन इस बीच एक जो संगठन है JBKSS, उसका जिक्र ज़्यादा है। उसके साथ साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो JBKSS का राजनीतिक संगठन है, उसका भी जिक्र है। और इन सब के बीच एक व्यक्ति, एक लड़के, एक छात्र, एक युवा की चर्चा है, टाइगर जयराम महतो। ऐसे उनका नाम जयराम कुमार महतो है, लेकिन कई कारणों से लोग उनको टाइगर कहते हैं। आप उनको फेसबुक पे देखते हैं, पिछले 2 साल से लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ये मेरा पहला इंटरव्यू है इस पूरे 2 साल के अंदर, तो हमको लगता है कि थोड़ा लंबा होगा, तो आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हालांकि जयराम को आपने कई बार सुना होगा, सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन शायद सवाल थोड़ा अलग हो पाए, बातचीत अलग हो पाए। फिलहाल हम जिस जगह पर हैं, ये तोपचाची है, और ये गिरिडीह लोकसभा के अंदर आता है। और जयराम इस लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि इनकी एक पार्टी है जिसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, 28 दिन का समय दिया गया था रजिस्ट्रेशन के बाद अखबार में देने का। उसके बाद अभी फ़िलहाल वो प्रक्रिया में, सिंबल क्या है वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अपने पार्टी से प्रत्याशी हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। मई के महीने में नॉमिनेशन कराना है, तो ये सब चीज़ बातचीत होगी। कई आरोप प्रत्यारोप हैं, अभी और इंटरव्यूज़ करना है, तो उस पर बहुत बातचीत कम करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो सवाल जनता के हैं, कमेंट्स के माध्यम से आते हैं या ऐसे ही जिनसे मिलते हैं उनसे है, तो वो कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करेंगे। जोहार। बैठ। एक्चुअली हम लोग पहले मिले हैं, आपको ये बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अचानक आए और जयराम से बातचीत शुरू हो गई। हम लोग पहले भी मिले हैं, आज भी लगभग 1 घंटे की बातचीत होने के बाद ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कोई इंटरव्यू से पहले कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है या कोई प्री प्लान इंटरव्यू नहीं है। मुलाकात के बाद, क्योंकि ऐसे कोई आएगा और इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, तो बात करते हैं। पहला तो ये है कि 2 साल तक आंदोलन रहा और सडनली लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन जिन मुद्दों पर आपका आंदोलन रहा है वो मुद्दे विधानसभा के हैं। कई लोग ये सवाल उठाते हैं, और हम खुद पर्सनली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2 साल में पहली भी इंटरव्यू है मेरा आपके साथ, पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये मुद्दे तो विधानसभा से समाधान हो जाते, लोकसभा जाना आखिर क्यों? सबसे पहले आदरणीय बड़े भाई, आपका तोपचाची की सरजमी में इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती बहुमूल्य समय देकर यहाँ तक आए हैं। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है और दर्शक प्रतीक्षा में भी रहती है कि उस सवाल का उत्तर देखें, क्योंकि सभी चैनल्स का अपना एक फॉलोअर्स का एक क्षेत्र विशेष भी होता है। तो कुछ जगह हमने इंटरव्यू दिया है, लेकिन आपके चैनल में चूँकि एक बहुत बड़ी लोगों की आस्था टिकी है, तो लोकसभा का चुनाव आने का डिसीजन जो रहा वो लगभग 2 सालों के भ्रमण के दरमियान जब झारखंड का भ्रमण किए, और खासकर अभी भी चूँकि अभी घर में सफाई का काम हो रहा था, आप लोग हम लोग यहाँ आ गए ना, तो इंटरव्यू हम लोग वहीं देते हैं आपको। तो वहाँ लगभग एक कमरा जिसमें 700 फाइल है, जिसमें शिकायतें हैं। वो शिकायतें हैं BCCL से संबंधित,
वो शिकायतें हैं सीसीएल से संबंधित, वो शिकायतें हैं किसी कॉरपोरेट घराने के द्वारा झारखंड की ज़मीनों को अधिग्रहण के संबंधित। तो मेरा मानना है कि चूँकि बीसीसीएल यानी कोल इंडिया, सीसीएल यानी कोल इंडिया, तो मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं कोल इंडिया से संबंधित हैं। और मैं जब कोल इंडिया के क्षेत्रों में बीसीसीएल सीसीएल के क्षेत्रों में जाता हूँ तो एक गजब की पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि कोई राज, कोई चीख, बहुत पुरानी चीख दफन है उस कोलांचल की धरती में, जो शायद आज भी एक उम्मीद के रूप में ज़िंदा है, एक विचार के रूप में ज़िंदा है। और वो चीख चाहती है कि कोई आए जो मुझे इस यहाँ से बाहर करे और मुझे अपनी चीख को सदन में सबके सामने रखने का अवसर दे, ताकि मैं न्याय की उनसे अपील कर सकूँ। लग रहा है कि उस चीख के साथ जो दफन हो रही है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो इसीलिए मेरा मानना था कि उस चीख को बाहर आना चाहिए, उस पीड़ा को बाहर आना चाहिए, और उसे इस लोकतांत्रिक भारत में, मानवीयता की बात करने वाले भारत में अपना पक्ष रखना चाहिए और न्याय मांगना चाहिए। तो उस लिहाज से हमें लोकसभा में उपस्थिति देनी होगी। चूँकि कोल इंडिया के जो कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं। माइंस एक्ट पर चर्चा संसद में होता है, कंपनी एक्ट में चर्चा संसद में होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जब दिल्ली में हमारा दस्तक होगा, दिल्ली में हमारी जब दस्तक होगी और उस समय दिल्ली के जो सदन में लोग बैठे होंगे उनकी उपस्थिति में हमारा एक सवाल होगा कि यदि कोयलांचल यानी धनबाद, बोकारो, उसके अलावा अन्य ज़िलों में भी कोयला है, हजारीबाग में है, चतरा में है, कहीं गोड्डा में है, देवघर में है, तो 27% जिस झारखंड की ज़मीन से कोयला का उत्पादन किया जाता है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों रहेगा। और मेरा ये सवाल रहेगा, लोकसभा में के सदन के माध्यम से मेरी मांग भी रहेगी कि जिस प्रकार भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित की गई, ठीक उसी प्रकार कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कलकत्ता से धनबाद या बोकारो हस्तांतरित किया जाए। इससे देखिए पहला फ़ायदा क्या होगा, आज अब जितने भी जीएम हैं बीसीसीएल सीसीएल के 90% जो हैं वो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। चूँकि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता होने के कारण 90% जीएम उनके हैं, तो जो जीएम उनके हैं उस क्षेत्र के हैं वो हमारी पीड़ा से अवगत नहीं है। वो क्या देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कंपनी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लाभ, ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर इनका भी मानना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये ना जो पर्यावरण की जो मानक हैं उनका ख्याल रखते हैं, ना ही मानवता की जो मानकें हैं उनका ख्याल रखते हैं। इनको बस आदेश मिल जाता है कि यहाँ खनन करना है तो उसके लिए चाहे घर तोड़ना हो, ज़मीन 5 डिसमिल की जगह 6 डिसमिल एक्वायर कर लेना हो, तो कहीं ना कहीं वो क्रूर व्यवहार वहाँ करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव जब हम जीतेंगे तो सदन में जाकर उस चीख से पूरे देश को परिचय करवाएंगे, जो चीख आज कोयलांचल की मिट्टी में दफन हो रही है। आज लोग न्याय की आस में अपनी उम्मीद तोड़ रहे हैं। और बिल्कुल आप तो बेरमो क्षेत्र से हैं, आज भी देखिए कहीं 1972 का केस पेंडिंग है, कहीं 1986 का केस पेंडिंग है कि उस काल में उनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया है और आज भी उनको ना मुआवजा मिल पाया है। तो इसीलिए मेरा ये मानना होगा कि जब हम लोग लोकसभा में इन सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन करेंगे तो शायद देश का ध्यान झारखंड के इस विषय पर आएगा कि आज लोकतांत्रिक भारत में भी झारखंडियों के साथ इस प्रकार का जुल्म और शोषण किया जा रहा है। ना संभव लगता है 543 सांसद हैं, बाकी जगह को छोड़ देते हैं। अगर आपकी भी जीत को मान लिया जाए तो 543 सांसद, 42 सांसद है देश के अंदर, और इतनी बड़ी पार्टी सत्ता में आएगी या रहेगी। बीच में लगता है कि इस मुद्दों को आप सदन के पटल पर उठा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल मौका मिलेगा या आप जो अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे, वो बोलेंगे कि जयराम महतो आप बोलिए कुछ, लगता है कि मौका मिले? कितने नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवसर तो मिलेगा, देर से ही लेकिन अवसर मिलेगा। और जिस दिन हमें अवसर मिलेगा उस दिन सबसे पहले कोयलांचल की इसी चीख पर बात होगी, इसी पीड़ा पर बात होगी। 543 में 543 सांसद सदन में बोलते ही नहीं है कभी। देखिए हो सके 15-20 का नाम ही जानता होगा, इच्छुक नहीं होते हैं या फिर कोई अन्य कारण होगा। हम बाकायदा अगर देरी होगी हमें प्रेजेंटेशन देने में तो हम बाकायदा स्पीकर को पत्र लिखेंगे कि हम झारखंड के क्रमांक संख्या 6 गिरिडीह लोकसभा के सांसद चुनकर आए हैं, अतः हमें अपनी बातों को रखने का अवसर दिया जाए। ये एक मसला हो सकता है कि आप पत्र लिखें। हम पत्र लिखेंगे, पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे विषयों को सुने, एक बार हमें रखने का अवसर दें। जिस तरीके के मंच पर उग्रता होती है, क्या वही उग्रता सदन के अंदर संभव है? देखिए चूँकि सदन का एक अलग विषय होगा, तो मेरा मानना है कि उग्रता नहीं लेकिन आक्रामकता होगी। उग्रता और आक्रामकता में थोड़ा सा अंतर है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी तेवर होगा आक्रामकता का, लेकिन कुल मिलाकर बेहतरीन शब्दों के साथ और अपनी भावनाओं के साथ उस विषय से हम सदन को परिचय करवाएंगे। एक आरोप आप पर है कि कमेंट्स के माध्यम से जो चीज़ है, आपकी भाषा थोड़ी मतलब ठीक गड़बड़ाई है। नहीं तो पहले से या बाद में भी थोड़ा बीच में गड़बड़। देखिए एक शब्द ही हम खराब बोले थे, वो हम अपने लिए बोले थे, यात्री निकाल देंगे, वो गाली। अच्छा हाँ, वो हाँ, ये थोड़ा सा। अगर कोई एक आदमी भी आपको एकदम बाइज्ड होकर मान लिया
और आपकी कहे बात पे किसी का तीर निकाल दिया या किसी का सर काट दिया, ये सब थोड़ा नहीं, ये थोड़ा सा होता है क्या कि नहीं, सर का नहीं, वही अतड़ी वाला शब्द एक आया था जो एक्चुअली केस उखाड़ देंगे, ये सब भाषा। हाँ, ये थोड़ा सा होता है कि जब मतलब सभा में जब जाते हैं, जिस सभा में, और बहुत सारा लोग अपना शिकायतें सुनाते हैं, अमानव जब व्यवहार उनके साथ सुनते हैं, अधिकारियों के माध्यम से जब उनके साथ अमानवीय टाइप का व्यवहार सुनते हैं, तो पता नहीं एक अंदर में अजीब टाइप का फीलिंग हो जाता है और अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा एक युवा अवस्था में होने के कारण ये चीज़ों को हम अपने आप में परखते हैं, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आप को एक परिपक्व अवस्था में पाएंगे। लेकिन अपने समर्थकों को बोल दीजिए इस बात को कि ऐसा कुछ करना नहीं है, किसी का तीर निकाल नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग को संवैधानिक लड़ाई लड़ना है और संसद के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़नी है। तो मुख्य मुद्दा विस्थापन होगा आपका सदन में जाने हाँ, बिल्कुल, विस्थापन और जमीन अधिग्रहण और 1932 का जो खतियान है, जो राज्यपाल यहाँ विधेयक को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस विषय पर भी चर्चा रखेंगे। जिस प्रकार आपने 371A के आधार पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना को विशेष राज्य दिया है, अन्य राज्यों के लोग वहाँ बहुत प्रकार के प्रतिबंध है, तो झारखंड को भी एक ऐसा राज्य 371 आगे के जो कॉलम में वहाँ जोड़ा जाए और बाकी जो प्रदेश के लोग हैं उनको थोड़ा सा एक प्रतिबंधित रखा जाए कि एक जब भी वो आए तो नियमता आए, इस प्रकार धोखेधाड़ी करके ना प्रवेश करें। तो अगर आप जीत जाते हैं, एक नारा इससे पहले आपके समर्थक है वो दिया करते थे कि जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है, तो अगर आप जीत जाते हैं, बाकी का पता नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं सर, तो क्या उसके बाद, क्योंकि तुरंत 8-7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो आप उसमें भी फाइट करेंगे इसको छोड़कर, या फिर नहीं, अगर मान के चलिए लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटिन्यू करेंगे और जाहिर सी बात है लोकसभा के बाद हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर हम लोग बेहतरीन सीटों के साथ सरकार में आते हैं तो उस समय संसद की सीट पर विचार किया जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ का, अच्छा, मतलब अगर ठीक ठाक रहा बहुमत के हिसाब से तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करेंगे लोकसभा, विधानसभा लड़ेंगे नहीं? विधानसभा नहीं लड़ेंगे। अगर लोकसभा में जीत हुई तो विधानसभा में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में या फिर सरकार में आने की स्थिति में रहें तो कहीं से सीट छुड़वा के लड़ेंगे। यहाँ विधान परिषद वाला कोई मसला है नहीं। आपके समर्थक जब कोई आपके, क्योंकि हर कोई तो आपका समर्थक हो नहीं सकता है, लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है या थोड़ा बहुत, ऐसा भी अखलाक वाला एक मसला है, आपके समर्थक बहुत उग्र हो जाते हैं, फेसबुक पर भी उग्र हो जाते हैं बाकायदा, और उनकी भाषा और बाकी सब चीज़ों का वो बहुत बुरा हो जाता है। तो उसको थोड़ा क्या वो, क्योंकि बार बार इसलिए युवाओं को थोड़ा सीखने कहा जाता है कि उनकी भाषा ठीक हो। नहीं, बिल्कुल, हमने शुरू से कहा है कि हम युवाओं से बार बार अपील भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः अपील करेंगे कि शब्दों की गरिमा हो, शब्दों की एक सीमा हो और शब्द मर्यादित रहें। निश्चय आलोचना होंगी, मुझसे अधिक आलोचना इन 2 सालों में शायद किसी ने नहीं सहा होगा। यहाँ तक तो लोगों ने, मेरे पिताजी जो शायद मेरी उम्र 1.5 साल थी उस समय उनका देहांत हुआ था, ये आंदोलन के दरमियान 1-2 मरतबा उनका लाठी लगा था, तो उनको लेकर कुछ लोग घृणित मानसिकता के लोग हैं, फेक आईडी बनाकर आलोचनाएँ करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आलोचनाएं आपको मजबूत बनाती हैं। आलोचनाओं से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आलोचनाओं का सामना करने की आवश्यकता है। वो क्या कहते हैं ना कि जीवन का एक 2 लाइन है कि भाग लो को अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में आता है भाग लो, लेकिन उसका 2 अर्थ निकलता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक रन अवे और एक टेक पार्टिसिपेट। भाग लो यानी सामना करो, और एक भाग लो यानी वहाँ से निकल लो। तो हम सामना करने वालों में से हैं कि भाग लेंगे यानी टेक पार्टिसिपेट। तो आलोचना होंगी, तो आलोचनाओं का हमने सामना भी किया है और उन पर अपना स्टेटमेंट भी दिया है और अपने समर्थकों से भी कहेंगे। फिलहाल जो भी हम लोग चूँकि नए राजनीतिक दल के रूप में उभर रहे हैं, राज्य के लोगों की हम पर आशा और उम्मीद जुड़ी है, अतः अगर कोई हमारी आलोचना करता है वह अपना तर्क प्रस्तुत करें निस्संदेह, चाहे वो तीर्थनाथदार रहें चाहे देव जी रहें। अगर हमारी आलोचना करते हैं उनको अधिकार है हमारी आलोचना करने का, हम आलोचनाओं से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हमारे समर्थक कमेंट करते हैं तो तर्क के साथ कमेंट करेंगे, मर्यादित शब्दों के साथ करेंगे। अच्छा, क्या प्लान है जीतने का? हम लोग तो जीत की बात कर लिए, लेकिन कैसे संभव लगता है? एक तरफ आजसू जैसी पार्टी है जिसका साथ मोदी जी देंगे, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, मथुरा का पुराना अनुभव है, राजनेता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, बिना विवाद के रहे हैं, अच्छी छवि है उनकी। तो इन 2 दिग्गजों के बीच में एक तरफ पार्टी, एक ठीक है जो सांसद महोदय उनकी आलोचना है, उनसे लोग नाराज़ हैं, लेकिन पार्टी तो है, मोदी जी हैं, जोगी जी आ जाएंगे, ये तमाम लोग आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच से कैसे निकला जाए? देखिए, सबसे रणनीति है या बस ठीक है? रणनीति है। सबसे पहले जो आदरणीय मथुरा प्रसाद महतो हैं,
उनका विश्वास है कि जो आदिवासी वर्ग है उनका, चूँकि जेएमएम से है तो उनका वोट बैंक है, उनको इस बात को भी लगा चूँकि महागठबंधन से आता मुस्लिम भी उनका वोट बैंक है, तो दोनों समुदाय के लोग हमारे साथ आए। एक दीदी थी आदिवासी वर्ग की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि हम लोग अगर आदिवासी समाज से आते हैं तो हम लोग मथुरा महतो के कोर वोटर है। आज हम सहिया हैं और सहिया को लेकर किसी ने आवाज़ बुलंद किया है तो जयराम महतो किए हैं। आप हर विषय में मुखर होकर बोले हैं, तो इसलिए निश्चित रहिए जो पढ़ी लिखी हैं उन लोग आपके साथ हैं और हम लोग आदिवासी समाज में भी जाएंगे और आपके लिए बात करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मारांग मुरु इतना गंभीर विषय हुआ लेकिन सब मौनी बाबा बनकर बैठे थे, लेकिन एक आप थे जो इस क्षेत्र के, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में एक आप ही शख्स थे जो मारांग मुरु के पक्ष में खड़े हुए थे। हम भी खड़े, आप पत्रकार हैं, बिल्कुल आप थे, आप भी खड़े थे और आपका ये जो तर्क आपने दिया, उदाहरण देकर एक हलफल चढ़ते हुए बेहतरीन तर्क दिया कि मारांग मुरु पर भी चर्चा होना चाहिए, उससे पहले सर्वे होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तर्क दिया। तो इन विषयों पर भी उन्होंने कहा कि भाई मारांग मुरु पर अगर कोई राजनेता बात किया तो आप क्या, बाकी जो मीडिया बंधु है उन्होंने तो रखा, जो चाहे आप रहें, जो भी हमारे स्थानीय मीडिया राजनेता के तौर पे। और एक विषय है वहाँ देखिएगा, नंद प्रभा एक सोसाइटी ठीक बराकर नदी के आगे आप जैसे गए गिरिडीह जाने क्रम में, उसका एक कोर्ट का स्टेटमेंट उसमें साफ लिखा है कि ये जो जमीन है जो कब्जा कर रहे हैं उनसे लेकर जो प्रथम पक्ष है यानी एक आदिवासी है उनको सौंपा जाए। लेकिन आज वहाँ एक बड़ा मंदिर बन के भव्य बन के तैयार है, तो ये कहीं के बाद लगेंगे उस पर भी हम लोग, तो निश्चय ही इन सब विषय पर ये राजनेता बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदिवासी समाज जो है जिनको देख रहे हैं कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी ज़मीन लोग कब्जा कर रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो उन लोग जान चुका है कि ना मथुरा प्रसाद महतो जी बोलने वाले हैं और सीपी जी तो उनके विषय में बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया कि आपसे हमें आशा है कि आप हमारी मुद्दों को रखेंगे, और हमने रखा है। मारांग मुरु के साथ हम लोग डटकर खड़े थे, आप भी खड़े थे, तो उनका जो कुछ % हिस्सा है वो बड़ी जीत है हमारे लिए जो हमारे साथ आएगा। अब रह गया अल्पसंख्यक वर्ग। हमने अल्पसंख्यक वर्ग से एक ही सवाल किया कि आदरणीय मथुरा प्रसाद महतो 3 बार से टुंडी के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, क्या आप टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक भी मुस्लिम लीडर को जानते हैं जो 15 साल में उनके साथ रहकर वो एक विधानसभा लेवल का नेता बने हो? तो सबका उत्तर था हम एक भी को नहीं जानते। तो हमने एक ही तर्क दिया कि आज हम एक मुखिया नहीं बने हैं और आज देखिए रिजवान क्रांतिकारी, फरजान खान और आज रातों रात इकलाक अंसारी हमने मुस्लिम समाज से नेता बनाया है। अब ये आपको तय करना है कि जो लड़का मुखिया नहीं बनाया है उस शख्स ने आपके समाज से राज्य स्तर का नेता तैयार कर दिया, और जो 15 साल विधायक बन के रहे, मंत्री बन के रहे, एक विधानसभा का नेता तैयार नहीं कर पाए। तो क्या केवल आपको वोट बैंक बनना है या फिर अपना नेतृत्व के लिए भी अवसर तैयार करना है? तो एक बेहतर रुझान, जब हमने इन बातों को रखा तो एक बेहतर रुझान गया है और निश्चय एक अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी आबादी हमारे साथ गोलबंद। मतलब आपको लगता है कि आदिवासी और मुसलमान बिल्कुल, आदिवासी भी देंगे और अल्पसंख्यक तो खैर बहुत बड़ी आबादी। हमें लगता है मथुरा प्रसाद महतो जो मान रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। अब कोई भी समाज किसी का बपोती वोट बैंक बन के नहीं रहने वाला बाकी है। जो हैं जो गैर आदिवासी हैं, हाँ गैर आदिवासी की बात करें, जैसे आप जिस जाति से आते हैं वो, अब आ गई कुर्मी की बात कीजिए, 3 उम्मीदवार चीतपट में स्थिति में कुर्मी है, तो वहाँ से ये मैसेज स्पष्ट आ चुका है जो यूथ है, खासकर 40 to 50% यूथ है, कि अगर कुर्मी ही तीनों है और उसी में से एक को चयन करना है तो जो हमारे फ्यूचर का लीडर है इस स्टेट का उसको हम लोग लेके चलेंगे। ये लोग 15 साल पॉलिटिक्स कर चुके हैं, इनको जो करना था नहीं करना था अपना समय में कर चुके थे, अच्छा भी किए बुरा भी किए, कुल मिलाकर मिला जुला सब ठीक है। लेकिन जब अब समय परिवर्तन मांगती है, समय बदलाव मांगती है और समय अगर युवा मांगती है, तो एक युवा जब हमारे सामने खड़ा है तो उसके साथ अगर युवा खड़ा नहीं होंगे तो फिर युवा किस मुंह से बोलेंगे कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? कैसे युवा राजनीति में आएंगे? तिरद्दा आप भी बताइए। इस राज्य में 5 उपचुनाव हुए, 5 के 5 उपचुनाव में कौन विधायक बने? परिवार के ही लोग बने। तो युवा कैसे पॉलिटिक्स में आएंगे? अगर आज एक युवा तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए आज यहाँ स्थापित होने के लिए आया है, तो ये युवा वर्ग से मैसेज है और सभी बाकी जितने भी वर्ग हैं कि नहीं, इस बार हम लोग जयराम के साथ जाएंगे, क्योंकि भले जाति तो सबकी है, आपकी भी, हमारी भी और जितने लोग सबकी है, लेकिन हमने जमात की बात कही है, हमने विस्थापित की बात कही है, हमने रोजगार पलायन के मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखा है, हमने छात्रों का पेपर लीक के मामलों को प्रमुखता के साथ रहा है, हमने जमाबंदी, चकबंदी और जीएम लैंड के विषय को प्रमुखता के साथ रहा है, जो कि गंभीर विषय है जीएम लैंड, लेकिन इस पर कोई पॉलिटिकल लीडर बात नहीं करना चाहता है। आज जिस प्रकार से वीडियो ऑफिस में धांधली हो रही है, सी ऑफिस में, इन फ्यूचर धीरे धीरे, और चूंकि अब सर हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, इसका जमीन उसके पास चला जाएगा। कल एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति मिले, बोले बाबू जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास स्वर्ण नहीं है, गलत बोल रहे हैं, हम एक ब्राह्मण समाज का माने पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, हमारा जमीन
जमीन को उन्होंने चकबंदी को लेकर बहुत बेहतर हमारी बातचीत हुई और बोला इस विषय में आज अगर किसी के पास नॉलेज है तो तुम्हारे पास है, और आज इस विषय में अगर कोई बात भी करता है तो केवल तुम करते हो। लेकिन इनको इनको पता ही नहीं चल रहा है कि भविष्य क्या होगा। आज तुम बहुत बड़ा इशू रोजगार के साथ साथ जो जमीन बचाने का इशू छेड़े हो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चलेगा इसका जमीन उसको। आज वो बोला कि हमको 1 डिसमिल का 1000 रुपया मांग रहा है सुधारने के लिए, कैसे देंगे, क्या पॉसिबल है? अगर किसी का 5 एकड़ है तो सोचिए कितना डिसमिल हुआ, 1000 रुपये 1 डिसमिल का मांग रहा है। तो तुम बहुत गंभीर विषय को उठाते हो, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, हम लोग स्वर्ण समाज, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो चूंकि हम लोग मुद्दों पे बात की और बात ही नहीं की, आपको लगता है कि आदिवासी कुर्मी मतलब जो भी जितने लोग हैं बिल्कुल गिरिडीह के जो मतलब मुद्दों कितना देखते हैं अंतर वोट का, अगर जीत मान रहे हैं, देखिए कंफर्म ज़्यादा मान रहे हैं, हवा हवाई नहीं कहेंगे, यथार्थ को जीने वाले नौजवान हैं, तो हमको लगता है कि 70-80 हज़ार से लेकर 1,20,000 के आसपास का अंतर देखते हैं, उतने अंतर किससे से। फाइट है आपकी? देखिए अभी तक तो रेस में वर्तमान सांसद हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी लोगों के प्रति नाराज़गी हो रही है और मथुरा प्रसाद महतो बीजेपी के नेताओं से जाकर लॉबी कर रहे हैं, तो वो रेस में अगर उन्होंने बीजेपी के लोग कन्वर्ट होते हैं, उनके साथ जाते हैं तो प्रयास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं मुझे लगता है कि वो रायशुमारी भी कर रहे हैं कि जयराम घर का बच्चा है और एक बार युवा लड़का है, मौका मिलना चाहिए। मतलब अभी लगता है अभी आपका चंद्रप्रकाश चौधरी से है और फिर वो, लेकिन समय आता है तो वो डाइवर्ट हो सकता है और आपका लड़ाई फिर बिल्कुल आपके ही अभिभावक मथुरा महतो के साथ हो। बिल्कुल देखिए अभिभावक बिल्कुल अभिभावक हैं, हम उनको आजीवन उनको जेठा बोले हैं, आज भी उनको जेठा ही बोलते हैं, कल भी उनको जेठा ही बोलेंगे। बिल्कुल ये भी सत्य है, हम किसी पार्टी में आज तक नहीं रहे। एक जिसका चुनाव प्रचार हम कर रहे थे, अब उसके खिलाफ नहीं, एक्चुअली उस समय हम अपने पंचायतों में करते थे, अपने प्रखंड में करते थे, इससे बाहर नहीं किए हैं। लेकिन अब हम चूंकि हम गिरिडीह लोकसभा के 14 प्रखंडों का नेता हैं, तो इसलिए टफ नहीं होगा। अभिभावक है नो डाउट, चंद्रप्रकाश चौधरी भी जब झारखंड के मौसा हैं, हमारे मौसा हैं। विरोध बहुत प्रखर तौर पर मथुरा करना राजनीति कर ही रहे हैं, हम तो स्पष्ट खुले मंचों। देखिए एक व्यवहार राजनीतिक विषय अलग है, पारिवारिक विषय अलग है, हम तो खुले मंचों पर बोले कि अगर श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, श्री मथुरा प्रसाद महतो जी अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या काम होगा, नहीं होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन पहला काम होगा कि जीटी रोड के किनारे ज़मीन कहाँ मिलेगा, 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन कहाँ मिलेगा, उस ज़मीन को खरीदा जाएगा और कहीं कॉलेज बनाया जाएगा, कहीं अपार्टमेंट बनाया जाएगा, और कहीं मॉल बनाया जाएगा, और कहीं बड़ा होलसेल बनाया जाएगा। लेकिन अगर जयराम महतो जीतता है तो इस झारखंड के साथ साथ भारत देश में ऐसे लाखों युवा जो सांसद बनने का सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए वो आगे आएगा, संघर्ष करेगा। और हमने ये भी कह दिया है कि अगर हम जीतते हैं तो जो संसद की सैलरी होती है उसमें 75% जनता को डोनेट कर देंगे। अच्छा, आप आरोप सब पर लगा देते हैं, कभी इस विधायक पर, कभी उस सांसद पर, कभी किस पर, कभी किस पर, और कई बार कई विधायक, जैसे आपने बिरंची नारायण पर आरोप लगाया तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जो आरोप लग रहे हैं उसको सिद्ध करने बोलिए। ये आरोप सिर्फ इस आधार पर है कि आपकी राजनीतिक दुश्मनी है या राजनीतिक रिवाइवल है इसलिए, या फिर सही में कोई डेटा है? नहीं, देखिए डेटा है, ये सब तो कोर्ट लेकर जाया जा सकता है, अवैध संपत्ति है। देखिए आप भी जान रहे हैं, आप एक बहुत काबिल, कुशाग्र, परिपक्व बुद्धि के पत्रकार हैं, आप भी जान रहे हैं कि आदरणीय बिरंची नारायण जी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी महाराजा की स्थिति में है, वो राजतंत्र की स्थिति में है। आप अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो ये परिस्थितियां देख रहे हैं आप, और जो उनके शरण में चला जाएगा वो मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। तो जिस दिन उनका प्रभुत्व कम होगा, जिस दिन उनका पकड़ कम होगा, और ये नियति है, कोई हमेशा शाश्वत राज्य नहीं करता है, तो जिस दिन बीजेपी कमज़ोर होगी, निश्चय बिरंची नारायण से लेकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी दल के जो विधायक सांसद हैं उनके भी काले कारनामे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि अभी वो सत्ता में है और बिल्कुल राजतंत्र के तर्ज पर सत्ता में है और एक धर्म और आस्था के आधार पर सत्ता में है, तो लिहाजा लोग उनके माने सुनना सोचना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डेटा का सवाल है, डेटा है हम लोग के पास, तभी हम लोग कोई बयान देते हैं। लेकिन बात यह है कि क्यों वहाँ माने कौन उनके खिलाफ बोलेगा। अभी ये कोई जग जाहिर है, जितने भी सांसद विधायक हैं, आप बंधु तिर्की जी की उम्मीदवारी को रद्द कर दी, सॉरी विधायकी रद्द कर दी, मामला किया था 6 लाख एक मुखिया के पास अधिक से आय की संपत्ति होगी। ठीक है, आपके पास डेटा हो ना हो, लेकिन क्या लोगों के पास इतनी समझ भी नहीं है कि जो लोग कोयलांचल के थाह में खड़े हैं,
जो टाटा जमशेदपुर के आसपास विधायक सांसद हैं उनके पास 6 करोड़ का अवैध राशि नहीं ये होगा। तर्क तो हेमंत सोरेन भी देते हैं, तो आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी क्या मानते हैं? हमने- ये तर्क तो हेमंत सोरेन दिए थे विधानसभा के। हमने भी तो कहा था कि हेमंत सोरेन एज ए विचारों से उनसे असहमत होंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से हम बिल्कुल हम हेमंत का समर्थन करते हैं कि इनके साथ गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप बात कहें तो हेमंत बिस्वा भी करप्टेड थे, आप उनको मुख्यमंत्री बना दिए। येद्दुरप्पा ऐसे भुजबल बीजेपी की आइडियोलॉजी आपसे नहीं मैच करती। नहीं, क्यों मैच करेगी? हम एक किसान का बेटा है। कभी बीजेपी भविष्य में गठबंधन करना पड़े तो नहीं देखिए भविष्य होता है, भविष्य के गर्भ में होता है। अगर उस समय इसी बीजेपी में कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कहते थे कि भाई अगर आप विपक्ष को मतलब बैरी मान रहे हैं तो तानाशाही का उदय होता है, इसी विपक्ष में थे। लेकिन आज देखिए, अगर विपक्ष पे अगर आप आलोचना करते हैं तो लोग ये सरकार से सवाल नहीं करती, विपक्ष से सवाल करती है। तो अगर कोई ऐसा दौर आया जिसमें कोई बेहतर नेता आया जो किसानों की बात करेगा, जो कामगारों की बात करेगा, तो सोचा जाए कि हम लोग यूथ हैं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर हमारे सामने है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, आलोचना सुनना पसंद नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर लोकतंत्र की हम बात करेंगे तो लोकतंत्र में सबसे पहले हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ध्यान में आते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। कंगना रनौत तो बोली सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए कंगना रनौत को क्या है तिरदना, उनके पास कोनो माने आइडियाज़ है ना, कोनो बुद्धि विवेक है, कुछ भी बक देती हैं। हाँ बस अगर जीत भी जाएंगी तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि भारत के ऐसे भी एक जस्टिस हैं मार्केंडे कार्टजून का बयान बड़ा अच्छा दिया कि माने भारत के लोगों का जो मेंटल आईक्यू लेवल है बड़ा लो होता है। ये मतलब प्रैंक वीडियो को मिलियन व्यू दे देते हैं, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअलिटी पे बात हो, किसी इकोनॉमी पे बात हो, तो उस पर ये व्यू नहीं देते हैं, यानी उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। जो एकेडमिक लोग अगर बयान दें उसको भारत के लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। कल के लोंडे छोंडे जो ये अलर बलर वीडियो बनाते हैं उनको ये मिलियन व्यू दे देते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल बीजेपी ने अभी जो अपना मैनिफेस्टो लाया है, उसमें दो जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो यूसीसी है, दूसरा एनआरसी है, और एक उसमें यह है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे अगर हम दोबारा सत्ता में आए। इन तीनों पर जयराम का क्या स्टैंड है? देखिए बाकी दोनों का तो अध्ययन हम नहीं किए हैं, लेकिन जब एक देश एक चुनाव की बात आएगी तो उसमें थोड़ा सा देखिए राज्य की विविधताएं हैं। झारखंड का जो राज्य स्थानीय विषय है वो अलग होता है, बिहार का जो लोकल मुद्दा होता है राज्य का वो अलग होता है, तेलंगाना का विषय अलग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टफ पड़ेगा। अगर एक देश एक चुनाव में जाते हैं तो राज्य की जो आइडेंटिटी है उसको आपको नष्ट करना होगा। तो जयराम अगर सदन जाते हैं तो इसके विरोध में बोलेंगे? देखिए हम देखिए लोग एक देश एक चुनाव इसलिए चाहते हैं कि शायद खर्चा कम हो। चाहते हैं, बीजेपी के लोग चाहते हैं। देखिए क्योंकि हम लोगों ने जब बहुत लोगों से बात की तो सब इसके विरोध में, क्योंकि आपको नुकसान होगा, आपकी नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। देखिए निश्चित देश को भी होगा, या तो उसके लिए आपको जो राज्य की आइडेंटिटी है सो खत्म, जो राज्य की जो ऑटोनोमस बॉडी है, चूंकि राज्य ऑटोनोमस है, उसको भी कुछ केंद्र सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, राज्य की कुछ सूचियां हैं, यानी राज्य को कुछ अधिकार स्वतंत्र लेने का अधिकार है। तो उसमें क्या है कि फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। राज्य की जो बॉडी है उसका कोई मतलब आइडेंटिटी ही नहीं रह पाएगा। आप अगर सदन जाएंगे तो इसका विरोध करेंगे? नहीं, इस विषय पे हम बात रखेंगे। दूसरा ये झारखंड के अंदर बहुत दिनों से ये चल रहा है कि परिश्रमण होगा, परिसीमन होगा, परिसीमन होगा। ये सवाल कई लोगों का मेरे पास आया जब उन्होंने कहा, जब मैंने लिखा था कि मैं जयराम का इंटरव्यू करने जाऊँगा, तो कई लोग परिसीमन के समर्थन में हैं। समर्थन में इसलिए क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई लोग विरोध में हैं। विरोध में उनका तर्क है कि आदिवासी सीटें घटेंगी, एससी रिजर्व सीटें घटेंगी, जिससे बाहरियों का कब्जा बढ़ेगा, अपर क्लास का कब्जा बढ़ेगा और जो कॉरपोरेट है वो हावी हो जाएगा, और इस राज्य के अंदर जो एक मूलवासी आदिवासी का मुख्यमंत्री होना होगा वो थोड़ा असंभव सा लगने लगेगा। तो जयराम परिसीमन के विरोध में रहेंगे या समर्थन में रहेंगे, या अभी अध्ययन कर रहे हैं? देखिए इस पर अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि परिसीमन एक गंभीर सवाल आप कर रहे हैं, तो इस पर अध्ययन करना होगा। और मेरा मानना है कि देखिए इस राज्य को 371 ABC के तर्ज पर लाना ही होगा। नहीं तो सही बात बोलें, आज जो हम लोग देख रहे परिस्थितियाँ 20 साल बाद और भयावह होंगी। आदिवासी मूलवासी को ठिकाना नहीं रहेगा, घर ठिकाना नहीं रहेगा। आज देख लीजिए धनबाद, आदिवासी गांव एक भी नहीं बचे हैं ढंग के। धनबाद, गिरिडीह, ये पूरा एक भी नहीं। हम धनबाद को करीब से देखे हैं, वहाँ कुड़मियों और आदिवासियों का मैक्सिमम गांव होता था, कुछ मंडल का होता था, गोराएं गोपी होता था। लेकिन आज खासकर आदिवासियों की बात करें तो पूर्ण गांव कि उनका 500 वोट बचा हो एक जगह, शायद ही नहीं बचा है। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध इस बात को लेकर होगा कि अगर आप, क्योंकि हम एज ए पत्रकार और उसके अलावा भी परिसीमन के विरोध में हैं, क्योंकि जब राज्य की सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित है एक सीट का 2 बंटवारा होगा, और कई जगह जो रिजर्व सीटें हैं वो अनरिजर्व हो जाएंगी, जिससे बाहरी जो दूसरे राज्य के हैं या जो कॉरपोरेट है वो हावी हो जाए। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध, अगर जीत कर जाते हैं तो इस बात के लिए आप बाकायदा अध्ययन कर लीजिए, अगर वो लगे कि हाँ करना चाहिए,
परिशमन का हमको लगता है कि आपको विरोध करना चाहिए। और कई आपके समर्थकों का ही ये सवाल रहा, आलोचकों का तो रहा ही रहा है, बाकायदा समर्थकों का भी रहा है। उनको बोल दीजिएगा कि परिशमन पर अध्ययन कर ले और सदन के अंदर परिशमन का विरोध करे, क्योंकि 26 में परिशमन होने की बात है और हम लोग चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा विरोध हो। आप उस पर क्या अपने समर्थकों को बोलेंगे कि आप उसका अध्ययन? देखिए, हम तो चाहेंगे कि इस राज्य को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, इस राज्य को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, और मुझे लगता है उसमें जो बाहर के लोग आएंगे उनका बच्चा स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब लगभग इंटरव्यू बहुत लंबी हो गई है, उनको जाना भी है, रामनवमी का समय है। 2 और सवाल है, बिल्कुल, एक तो लिस्ट में है, एक लिस्ट में नहीं हो, तो ऐसे ही बातचीत नहीं है। ठीक है। पहला सवाल ये है कि आप चुनाव से पहले भगत सिंह के विचारों की बात करते थे, चुनाव के बाद आप राजनेता हैं। क्या आंदोलन जो भगत सिंह को आप दिमाग में रखते थे, क्या वो भगत सिंह इस चुनाव के दौरान उस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि जो भगत सिंह की, या सवाल बहुत गंभीर है? गंभीर सवाल है। अब देखिए, जहाँ तक भगत सिंह का सवाल है, जो राजनेता है और भगत सिंह के जो विचार हैं, थोड़ी सी भिन्नता हो जाएगी, क्योंकि राजनेता भगत सिंह के विचारों को पूर्णतः आसान नहीं है, भगत सिंह होना आसान नहीं है। तो मेरा मानना है कि भगत सिंह के कुछ विचार को आप जीवन भर अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन राजनेता बनने के बाद कुछ विचारों से आपको सामंजस्य मिलाना पड़ता है। कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? नेता है जो भगत सिंह मैच? देखिए, भगत सिंह का जो विचार था, धर्म को लेकर जो था, उनका एक अलग तर्क था, ईश्वर की मान्यता को लेकर उनका एक अलग तर्क था। लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं, खासकर भारतीय समाज में, यहाँ लगभग मान्यता प्राप्त 10 धर्म हैं, और अगर क्षेत्रीय मान्यताओं की बात करें तो लाखों लोग हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के ईश्वर पर आस्था रखते हैं, माने किसी रूप में, किसी पेड़ के नीचे, किसी पहाड़ में, किसी नदी के किनारे, किसी मूर्ति में, किसी निरंकर में। तो ऐसे लगभग लाखों लोग अपने अपने स्तर से, संप्रदाय के तौर पर देखा जाए तो लाखों संप्रदाय होंगे जो किसी शक्ति पर आस्था रखते हैं। तो इस हिसाब से चूँकि आप राजनेता हैं, तो आपको सभी समाज जो आस्था रखते हैं उनके साथ आपको उनकी आस्था का आपको सम्मान करना पड़ता है। आपकी आस्था अलग हो सकती है, हमारी आस्था अलग हो सकती है, लेकिन जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक कमरे में बैठेंगे, तो आपको हमारी आस्था का सम्मान और हमें आपकी आस्था का सम्मान का ख्याल रखना पड़ता है। लास्ट है जिस जो लिस्ट में नहीं था, क्योंकि आपसे बातचीत से वो बात निकल कर आए, फरजान का आपने जिक्र किया। फरजान मुसलमान है, अगड़ी जाति से आते हैं, उन पर जो आरोप है कि वो खतियानी नहीं है, उन पर आरोप है कि वो अगड़ा है और पिछड़ा और बाकी तमाम लोगों के, मुसलमानों का हक मार रहे हैं। इस पर क्योंकि आपने अभी तक कोई जवाब कहीं दिया नहीं, ठीक है, आज आपका क्या आपके चैनल के माध्यम से ही जवाब देंगे। और आप भी उन पर सवाल किए थे। अच्छा, देखिए, सवाल करना बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सवाल हो, हमें कभी आपत्ति नहीं है, और आपको तो आपके हज़ारों सवालों के बाद भी हमने कहा कि आप हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, और हैं, दिल से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपका आलोचक नहीं होगा तो आप तानाशाह हो जाएंगे, ये बात याद है। देखिए, आपसे हमारे राजनीतिक विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक विचार कभी भिन्न नहीं रहा। वही कह रहे कि अगर किसी नेता का आलोचक नहीं होगा तो तानाशाह हो जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री अपने आलोचकों को कुचल दिया गया, तो फिर शेरशाह सूरी बने हैं, उनको जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जहाँ तक फरजान खान जी का सवाल है, निश्चय वो खतियानी है, उसके लिए 100% रहिए। जिस दिन किसी भी प्रकार का प्रमाण मिलेगा, हम स्वयं को दोषी मानेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन जहाँ तक अगड़ा और पिछड़ा का सवाल है, ये हमें भी आइडिया नहीं है भैया कि जो हमारे अल्पसंख्यक है उनमें भी, देखिए, अगड़ा पिछड़ा सबका सम्मान है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदुज़म को भी फॉलो करने वाले जो सभी समुदाय के लोग हैं, हमको सब को हम अपने पार्टी में स्थान देंगे। तो लिहाजा अगर फरजान जी हैं तो ऐसा नहीं है, अंसारी वर्ग से भी हैं, रिजवान जी भी हैं, अख्तर वर्ग से हैं, आलम है, सभी लोग हैं। लेकिन चूँकि फरजान जी शुरू से रहे हैं, और लोग कहते हो आपके मित्र हैं, इसलिए आप नहीं, मित्र नहीं, एक्चुअली बात यह है कि वो बहुत बड़ा त्याग किए। वह चाहते हैं तो अपने जिस पार्टी की सरकार है उसमें थे, उसमें रहकर अपनी साँठ-गाँठ से कमाई का रास्ता तैयार कर सकते थे। रांची में बहुत ज़ोरदार लाठी भी खाए हैं, लेकिन कभी डग नहीं हुए, कभी भागे नहीं, रन छोड़कर नहीं भागे फरजान खान। 2 मुसलमानों को आपने जगह दी, रिजवान और बाकी लोग तो थे ही, लेकिन बाकायदा बड़े जगह पर, एक तो लोकसभा का 1 लाख को टिकट दिया और दूसरा फरजान को आपने महासचिव बनाया। दोनों का नाम लोगों ने कभी आंदोलन में देखा नहीं, एक अभी पिछले कई दिनों से। देखिए, हाँ, इसका कारण ये था कि देखिए तिरद्दा, ये लोग पता नहीं आपके साथ बैकएंड हो सकते हैं। नहीं, जेबी केसेस का मतलब अभी क्या है कि पता है कि जो मीडिया के सामने आता है, हमारे प्रवक्ता ही नेता है, तो ऐसा नहीं है, प्रवक्ता ही नेता नहीं होते हैं। प्रवक्ताओं के बाद देखिए, हमारे आंदोलन से नेता किनको लोग मानते हैं? मोतीलाल महतो को, जो कि मीडिया में आते हैं बोलते हैं, रिजवान क्रांतिकारी को, जो कि मीडिया में आते हैं बोलते हैं, भाषण देते हैं,
संजय मेहता को, चूँकि मीडिया में आते हैं, भाषण देते हैं, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, और अब कुछ बच्चियां भी आई हैं जो बोलना जानती हैं, इसीलिए लोग उनको नेता मानते हैं कि हमारे पार्टी में है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बोलना नहीं जानते वो नेता नहीं है। तो उन्हीं में से फरजान खान और इखलाक अंसारी हैं। इखलाक अंसारी बोलना जानते हैं, बेहतर बोलते हैं, फरजान भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोग जिस प्रकार धारा प्रवाह में बोलते हैं, देखिए नेचुरल सबका अपना अपना कुछ गुण विशेष होता है। तो जो स्पीकिंग रहा है वो उनका कभी हैबिट नहीं रहा है। अपनी पार्टी में भी वो हमेशा ज़मीन पर देखे हैं, जब अपने पार्टी में रहे छात्र आंदोलन में और छात्र मूवमेंट में, तो अपना ज़मीन में बैकग्राउंड तैयार किए हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं वो मंचों पे नहीं दिखे, इसीलिए लोग उनको कहते हैं, बाकी नहीं। आज हमारे युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो के नेतृत्व में लगभग जो उधर का क्षेत्र है 1 करोड़ से ज़्यादा उसमें हम लोग मुआवजा लड़के दिलाए हैं, जिसमें हर मुआवजे में, हर आंदोलन में इखलाक अंसारी जी 100% कुश महतो के साथ थे। इखलाक का आप बोलते हैं अपने समर्थकों को समर्थन करो? बिल्कुल, हम अपने तमाम समर्थकों को ज़्यादा विरोध आपके समर्थकों ने? देखिए, मैं समर्थकों से यही कहना चाहूँगा, देखिए जब आप राजनीति में आए हैं और हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के साथ आए हैं, देखिए चौटे चार ना है भाई, चौटे चार नहीं होता है। आप अगर सभी समुदाय, सभी वर्ग का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो फिर राजनीति में आपका आना या ना आना कोई मतलब नहीं होता। तो विशेष रणनीति का हिस्सा माना बिल्कुल विशेष, इखलाक अंसारी जी का आना विशेष रणनीति का हिस्सा है। और बिल्कुल आज मैं अब अल्पसंख्यक के साथ सीना ठोक के उनका वोट मांगूंगा कि आज कांग्रेस आपकी रहनुमा बनती है, लेकिन आपको 1 सीट उनके खाते से आपको नहीं मिली। धनबाद में आपकी आबादी 3.25 लाख, गोड्डा में आपकी आबादी 4.25 लाख, हजारीबाग में आपकी आबादी 3.5 लाख, 3.25 लाख, गिरिडीह में आपकी आबादी 3 लाख, कोडरमा में आपकी आबादी 3 लाख, और कहीं गठबंधन ने आपको 1 टिकट नहीं दिया। और ये कल का लड़का जो कितना दूर की सोचता है, सब समाज के साथ न्याय की बात रखता है, आज एक सबसे हॉट सीट से अपना हाथ जलाते नहीं, अपना दिल जलाते हुए मेरे लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इखलाक अंसारी के साथ डट के खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे दल में कोई झंडा ढोने वाला और दरी बिछाने वाला काम नहीं करेगा। मेरे दल में अगर वो आएगा तो उसे राजनीतिक अवसर दिया जाएगा, उसे नेतृत्व का अवसर दिया जाएगा। और हम लोग स्पष्ट बोले, विधानसभा में जो अगर मान के चलिए 3 समुदाय की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक समुदाय का अगर विधायक बनेगा तो बाकी 2 समुदाय के लोग विधायक प्रतिनिधि बनेंगे। अवसर सबको देंगे, या तो विधायक बना के, या तो विधायक प्रतिनिधि बना के, या तो सांसद बना के, या तो संसद प्रतिनिधि बना के, या तो केंद्र में बेहतरीन जगह देके। ढोलू जी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, ढोलू जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ढोलू जी को जो टिकट मिला है उसमें ढोलू जी को पूछिएगा, अंतरात्मा से अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन की देन है, जयराम महतो की देन है। तो समाप्त करते हैं, इनको जाना भी है और बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है। समय दिए इसके लिए धन्यवाद। आप भी समय दिए, इसका धन्यवाद। आप बहुत अस्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले आप बरगद के नीचे यहाँ लोग पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजक लोग, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप सेहत आपका सकुशल रहे, आप स्वस्थ रहें, और बिल्कुल अपने तीखे सवालों के साथ राजनेताओं से गंभीर सवाल करें, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करें। एकदम मेरा बिल्कुल ये हम प्रार्थना होना ही चाहिए। आपसे हम लोग काफी प्रेरित होते हैं। सरकार जिसकी भी रही, हम एफआईआर जरूर खाएं। बिल्कुल एफआईआर आपकी सरकार आएगी तो थोड़ा देख लीजिएगा एफआईआर। हमारी सरकार आएगी तो निश्चय ही आंदोलनकारी पत्रकार हैं, देख लीजिएगा एफआईआर। नहीं, आपको हम लोग सलाहकार बनाएंगे। पिछले 5 सालों में जितनी सरकारें आई सबने आपको हम लोग सलाहकार बनाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। और आपके जो शिष्य हैं श्री सलाहकार लोग, नहीं, आप निश्चिंत रहिए। झारखंड हम लोग नहीं, आपसे हम लोग कम से कम कुछ तो सलाह लेंगे। आप इतने बड़े बुद्धिजीवी को हम लोग मिसयूज नहीं होने देंगे। आप वो आइसक्रीम है जिसको हम लोग वेस्ट नहीं होने देंगे, टेस्ट करेंगे। तो आपके मित्र हैं जो एक शिष्य देव महतो, उनको भी हम लोग कहीं जगह देंगे। आपके शिष्य हैं, थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा इनकी बातचीत में मजाकिया लहजा रहता है, कई बार ये अपनी बातचीत में अपने कई लोगों को समेटने की कोशिश करते हैं जयराम। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं उस पर वो खरा उतर पाए और जनता इन पर कितनी विश्वास करती हो तो रिजल्ट के दिन क्या नॉमिनेशन को डेट उठ तय कर पाए। हाँ, 1 मई मजदूर दिवस, मजदूरों का भला चाहने वाला, किसानों का भला चाहने वाला बेटा मजदूर दिवस हमारी तिथि है। तो तामझाम से करेंगे कि नहीं? चूँकि नॉमिनेशन तो हमें लगता है कि आह्वान करेंगे। अब 50 लोग आएंगे तो 50 लोगों के साथ करेंगे, और 5 लाख लोग आएंगे तो 5 लाख लोगों के साथ करेंगे। जो संख्या माने जनता जिस रूप में आएगी उस रूप में नामांकन करेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, आपका भी मिलते हैं। जोहार। जोहार।